वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी के ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें अपन ने एक वीडियो डाली थी किसकी, कालीबंगा सभ्यता की। उसमें आपने वो जो प्यार दिया वो वाकई बहुत ही शानदार था। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम फिर से राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा से अलावा आहड़, बैराट और गणेश्वर सभ्यताओं की आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अति ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की इस छोटी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। तो आहड़ सभ्यता से बात करें तो भाई आहड़ सभ्यता सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उदयपुर जिले में है। कहाँ पे है? उदयपुर जिले में है आहड़ सभ्यता। पहले भी उदयपुर में थी, अभी भी उदयपुर में है। ठीक है, चेंज किस में होगा? गणेश्वर सभ्यता में चेंज होएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहां से प्रश्न बन सकता है तो आहड़ सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो भाई अपने उदयपुर में है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सेकंड प्रश्न है कि आहड़ किस नदी के किनारे है? तो आहड़, आहड़ से याद रख लेना आयड़। ठीक है, तो आयड़ नदी के किनारे है आहड़ सभ्यता। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे है आहड़ सभ्यता। थर्ड प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी मानी गई है? तो लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है आहड़ सभ्यता। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे है उदयपुर जिले में। तीन बातें क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है, सन आपको याद नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास याद रख लीजिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कब? 1953 में। ये याद हो जाए तो कर लेना, नहीं अक्षय कीर्ति व्यास ही बहुत है। ठीक है, और आहड़ का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, यानी कि खुदाई का कार्य किया गया था, वो अपने रतन चंद अग्रवाल के द्वारा किया गया था 1956 में। ठीक है, और इसके अलावा हसमुख धीरज सांकलिया भी थे इसमें। ठीक है, सर्वाधिक हसमुख धीरज धीरज सांकलिया के द्वारा ही इसमें उत्खनन कार्य करवाया गया था, इन्हीं के हाथों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, ठीक है, बनास संस्कृति आदि उपनाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है अपने ताम्रवती नगरी, ठीक है, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति आदि उपनामों से इसको किसका जाना जाता है? अपने आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, एक छोटा सा और प्यारा सा नोट है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी आपसे पूछ ले, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी आपसे पूछ ले तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रवती पूछ ले तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें ज्यादा कंफ्यूज होता है वैसे ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि कैसे भी करके इस भीड़ को कम किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि आहड़ आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? तो पशुपालन पर टिकी हुई थी, यानी कि आहड़ सभ्यता के लोग सिर्फ और सिर्फ पशुपालन पर टिके हुए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण प्रयोग में लेते थे वो क्या कहलाता था? तो चक्रकूप कहलाता था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो आहड़वासी हैं जो गंदे पानी के निकास के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते थे उसको चक्रकूप कहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ की खुदाई से प्राप्त मृद भांडों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मृद भांड क्या होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको मृद भांड कहा जाता है। ठीक है, उनकी मुख्य विशेषता ये थी कि वे काले व लाल रंग की उल्टी तिपाई शैली में रंगीन थे वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता ही है जहां से रंगाई और छपाई के ठप्पे अपन को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठप्पे क्या होते थे? जैसे कि ये एक तरह से ये एक फूल है। ठीक है, ये क्या है? फूल है। तो इसका मैंने एक ठप्पा तैयार कर लिया, तो मैं जिस भी कपड़े पर ये ठप्पा छापूंगा तो ऐसे कैसे ये फूल प्राप्त हो जाएगा मेरे को। ठीक है, जिसको जैसे आपने देखा होगा मोहर। ठीक है, मोहर आपने देखी होगी, यानी कि हस्ताक्षर करते समय जो मोहर लगती है, ठुकती है मोहर, वही इसी प्रकार का ठप्पा होता था। ठीक है, चलिए
अगला है कि आहड़ से मिले जलपात्रों से कौन से देश की सभ्यताओं से इनके संबंध का अनुमान लगाया जाता है? तो ईरान के जलपात्र देखने को मिले थे, ठीक है। और आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मृतभांड क्या कहलाए? तो गोरे और कोठे कहलाए, ठीक है। गोरे या फिर कोठे के नाम से जाने गए थे। अनाज के लिए जो बड़े बड़े मृतभांड मिले हैं उनको गोरे या कोठे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेष। तो आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मिट्टी व पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। मन के प्राप्त हुए हैं, मतलब जिसको आप दाने बोल सकते हैं, ठीक है। दाने बोल सकते हैं मन के, ठीक है। उसी प्रकार 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें, मुद्राओं पर यूनानी भाषा का अंकन मिलता है, ये प्राप्त हुए हैं। 2-3 मुंह वाला चूल्हा प्राप्त हुआ है, यानी कि 2-3 मुंह वाला चूल्हा, यानी कि एक साथ सब्जी बनाई जा सकती है, राबड़ी बनाई जा सकती है और खीर भी बनाई जा सकती है, यानी कि कई सारी चीजें बना सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि 2-3 मुंह वाले चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ईरानी शैली की धूप दानी भी प्राप्त हुई है, और पानी के जो बर्तन थे ईरान शैली से वो भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी प्राप्त हुआ है, और मिट्टी से बनी वृक्षभ यानी कि बनाशियल बूल की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए, अगला है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। आजकल वो विद्युत वाली नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं, वो नॉर्मल जो हाथों से चलाई जाती है, ठीक है, वो आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। और तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र प्राप्त हुए हैं। एक मकान में 6 चूल्हे, यानी कि सामूहिक परिवार के अवशेष यहाँ से मिलते हैं अपन को, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है भाई 6 चूल्हे तो उसी के घर में होंगे ना जो घर बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि एक मकान में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, तो इससे अपन को अंदाजा लगा सकते हैं कि सामूहिक परिवार के अवशेष अपन को मिले हैं। उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए, बिल्कुल। कालीबंगा से अपने को 5 स्तर प्राप्त हुए थे, लेकिन आहड़ से अपन को 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने? 8 स्तर, ठीक है। चलिए, और तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां आदि प्राप्त हुई हैं। पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टे यानी कि जिस पर अपन जो गांव में जो मिर्ची पीसी जाती है, सिलबट्टे, वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये था अपना कौन सी सभ्यता प्यारे साथियों, ये थी अपनी कौन सी? आहड़ सभ्यता। बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपको पीडीएफ फाइल आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर से संबंधित थी, आहड़ नदी पर स्थित थी, ठीक है, लगभग 4000 वर्ष पुरानी थी। इसकी खोज का श्रेय अपन को अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है, और उत्खनन का श्रेय रतन चंद अग्रवाल, हसमुख धीरज लाल सांगलिया को जाता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बैराट सभ्यता की, जो अपने कहाँ पे है? जयपुर में कहा रहेगा, ठीक है। बैराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में। लेकिन बैराट अब जयपुर में नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक है। बैराट सभ्यता जयपुर कह रखा है, लेकिन बैराट सभ्यता अब जयपुर में नहीं है। कहाँ पे है? कहाँ पे? कोटपूतली बैरोड में है। कहाँ पे है? कोटपूतली बैरोड, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। बैराट सभ्यता स्थल कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है कोटपूतली बैरोड। पहले जयपुर में था, पहले कहाँ था? जयपुर में था, लेकिन नए जिले बन गए तो अब ये कोटपूतली बैरोड में चला गया, ठीक है। बैराट की खोजकर्ता पूछ रहे तो आपको बताना है राय बहादुर दयाराम साहिनी। राय बहादुर रखो या ना रखो, दयाराम साहिनी रख लेना, ठीक है। यानी कि एक नाम पूरा है राय बहादुर दयाराम साहिनी। दयाराम साहिनी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहिनी, ठीक है। इनके द्वारा 1937 में बैराट सभ्यता की क्या की गई थी? खोज की गई थी, ठीक है। उत्खनन कार्य दोस्तों अपने नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा 1962 से 63 के मध्य उत्खनन कार्य करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वाली बातें भी इसके अलावा आपको याद रखनी है कि बीजक की पहाड़ी, भोमली की डूंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी आदि सभ्यता स्थल से संबंधित है। तो बैराट से संबंधित है दोस्तों ये सारी, ठीक है। जितनी भी डूंगरी शब्द आपसे पूछ लेना, डूंगरी शब्द याद रखना, पीछे का पहाड़ी और डूंगरी शब्द याद रखना, ये सभी अपन को बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और आज भी ये बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की किस सभ्यता स्थल को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो बैराट को जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह सभ्यता स्थल जिसे अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है? बिल्कुल बैराट को, बिल्कुल याद रखना। वह सभ्यता स्थल जिसे अलवर का सिंह द्वार कहा गया है, तो बैराट को कहा गया है। बैराट को कहा गया है अलवर का सिंह द्वार, ठीक है। और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा गया है, जबकि अलवर का सिंह द्वार बैराट को कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि दयाराम साहिनी के अनुसार किस हूण शासक ने बैराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया था? तो मिहिर कुल के यानी कि मिहिर कुल के द्वारा ही अपने बैराट सभ्यता को क्या कर दिया गया था? विध्वंस कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। ठीक है, हूण शासक था एक मिहिर कुल। ठीक है, इसके द्वारा ही क्या कर दिया गया था? बैराट सभ्यता को तहस नहस कर दिया गया था दयाराम साहिनी के अनुसार। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपसे बात करें साथियों, तो बैराट सभ्यता से आपको ये भी चीजें याद रखनी है कि बैराट से सर्वाधिक चित्र शैलियों की खोज होने के कारण इसे क्या कहा गया? प्राचीन युग की चित्रशाला। बिल्कुल, प्राचीन युग की चित्रशाला अपने बैराट को कहा गया था। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर मिलेगी प्यारे साथियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बैराट से सर्वाधिक चित्र शैलियों की खोज होने के कारण इसे क्या कहा गया? प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया था। ठीक है, चित्रशाला कहा गया था, आर्ट गैलरी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि यात्रियों के राजकुमार नाम से जाने जाने वाले चीनी यात्री हैंगसोंग ने राजस्थान की किस सभ्यता स्थल का भ्रमण किया था? तो बैराट का किया था। ठीक है, बैराट का किया था हैंगसोंग ने, चीनी यात्री था, बहुत फेमस यात्री था। ठीक है, बैराट से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा किस शासक के समय मिली थी? तो सवाई राम सिंह के समय मिली थी बैराट से अपने जो गौतम बुद्ध की जो अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा, यानी कि जिनकी अस्थियां थी वो यहाँ से प्राप्त हुई थी बैराट सभ्यता से। ठीक है, सवाई राम सिंह के समय। ठीक है, और बैराट की बीजक डूंगरी से प्राप्त भ्राबू का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है और उसकी खोज अपने कैप्टन बर्ड के द्वारा की गई थी 1837 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बैराट की बीजक डूंगरी से प्राप्त भ्राबू शिलालेख की खोज किसने की थी? तो कैप्टन बर्ड के द्वारा की गई थी 1837 में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में यह अभिलेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। कौन सा? भ्राबू का शिलालेख। ठीक है, चलिए अब बैराट से कौन कौन सी चीजें अपन को प्राप्त हुई हैं, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में जांच कर लेते हैं। तो 6 से 7 कमरों का खंडर नुमा भवन अपन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ओके, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। ओके, ठीक है, 8 बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आकर कलर पात्र शैली के चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑकर कलर यानी कि आकर कलर पात्र शैली के चित्र अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए तो इसको चित्रशाला कहा गया था। ठीक है, संकलिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। संकलिपि के क्या प्राप्त हुए हैं? प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, ठीक है, खप्पर, कुंडिया, घड़े आदि प्राप्त हुए हैं। और अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, बिल्कुल भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष जिस सभ्यता से प्राप्त हुए थे वो है बैराट सभ्यता। कौन सी है? बैराट सभ्यता। कालीबंगा से तो किसी भी प्रकार का मंदिर का सबूत ही नहीं मिला कि, ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि कालीबंगा में जो रहने वाले जो लोग थे वो साइंटिस्ट मानो आप तो, ठीक है, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखते वैसे मानो। ठीक है, और जो बैराट में जो लोग रहते थे वो अपने को, ये किस प्रकार के लोग थे? ये अपने भगवान में आस्था अच्छी तरह से रखते थे। ठीक है, चलिए अब गणेश्वर सभ्यता की बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, गणेश्वर सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता में सबसे पहले स्थान पूछा जाता है, तो नीम का थाना बताना है। पहले कहाँ था? सिक्कर में था। ठीक है, डन, ओके। नदी कौन सी? नदी कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। ठीक है, और तोरावाटी बेसिन में, तोरावाटी बेसिन क्या है? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को ही तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, ओके। और इसकी खोज किसने की थी? तो गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी 1972 में। कैसे याद रखोगे भाई? गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, और गणेश जी के मंदिर में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? रतन, रत्न यानी कि आभूषण। ठीक है, चंद्र, चंद्र मतलब चांद। ठीक है, यानी कि आभूषण युक्त चांद। ठीक है, इस प्रकार से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र याद रख लेना, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है 1972 को। ठीक है, और उत्खननकर्ता कौन थे? आर.सी. अग्रवाल। कौन थे? आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, ठीक है, और विजय कुमार। ठीक है, विजय कुमार। ठीक है, विजय कुमार, आर.सी. अग्रवाल और
यानी कि आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम ही रतन चंद्र अग्रवाल है, ठीक है, याद रहेगा ना। यानी कि खोज और उत्कलन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। दोनों काम इन्होंने किया था, विजय कुमार भी साथ आ गए थे इनके, ठीक है, 1977 और 78 के बीच में, ठीक है। इसका उपनाम आपसे पूछा जा सकता है और उपनाम ही पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो उपनाम आपसे पूछ ले गणेश सभ्यता का, तो आपको बताना है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, बिल्कुल ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये दो नामों से फेमस है सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सिर्फ दो नामों से फेमस है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जानी जाती है गणेश सभ्यता, ठीक है। चलिए, इसे ताम्र संचय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और ताम्र संचयी, बिल्कुल ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछ ले, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि गणेश सभ्यता का विकास कब माना जाता है। तो 2800 ईसा पूर्व इसका विकास माना जाता है। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता से अपन को पत्थर के बांध मिले हैं, क्योंकि कांतली नदी बिल्कुल नजदीक थी और बांध होना बहुत जरूरी था, तो पत्थर के बांध मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर सभ्यता स्थल से तांबे के बाणाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है, कपीशवाणी मृद भांड व लगभग 2000 ताम्र आयुध, मतलब कि 90% तांबा मिले हैं। मतलब कि आप सोच सकते हो कि 100 में से सबसे शुद्ध 99% शुद्ध तांबा अपन को कहां से प्राप्त हुआ है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, देख लीजिए। यानी कि यहाँ से, यानी कि तांबा है ना, तांबा, इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसलिए ही तो इसको क्या कहा जाता है, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो तांबा था, यहाँ का जो कॉपर था, वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, ठीक है। तो ये हो गई अपनी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट। आज हमने आहड़ सभ्यता के बारे में जाना, ठीक है, और आहड़ के अलावा अपने बैराट सभ्यता के बारे में जाना, ठीक है। बैराट के अलावा अपन ने किस सभ्यता के बारे में जाना, गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी जाना, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने लगभग 3 सभ्यताओं के बारे में बिल्कुल याद कर लिया, ठीक है। बिल्कुल आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इससे संबंधित, ठीक है। और पिछली वीडियो में अपन ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जान लिया था। तो 4 सभ्यताओं के बारे में अपन ने जान लिया। एक और वीडियो आ जाएगी इससे संबंधित, रहे फिर सारे आ जाएंगे, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।